हे एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट 6 जो कि बिहार एसआई, बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मॉक टेस्ट 6 यानी कि इससे पहले हमने 5 मॉक टेस्ट कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको कम से कम 5 वीडियो देखने का फ़ायदा इसलिए होने वाला है, नहीं वो मैं क्यों बताऊं, वो आप देखते जाइए, आपको वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देर बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण भारत में करता है नीति आयोग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कब बना, क्योंकि सबसे पहले योजना आयोग 1951 से चलता आ रहा था और योजना आयोग की जगह पर इसका गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक, अब इसके बाद क्या पूछता है कि ये किस प्रकार की निकाय है, मतलब होता है ना संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, तो यह किस प्रकार की निकाय है? तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यह है सलाहकारी निकाय, मतलब इसका काम है सलाह देना, सलाहकारी निकाय। ठीक है, निकाय, इसका काम है सलाह देना। ठीक, अब कि इसके उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि सीईओ, तो सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया है नीति आयोग से रिलेटेड कि कौन कौन से चीज एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, और एक चीज, उपाध्यक्ष तो जान लिया डॉक्टर राजीव कुमार है, अध्यक्ष इसके होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। योजना आयोग जब था तभी भी प्राइम मिनिस्टर ही अध्यक्ष होते थे, और अभी नीति आयोग है तभी भी प्राइम मिनिस्टर ही अध्यक्ष होते हैं, और वो हैं, मतलब पूछ लिया अगर कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया था? तो किस अभिलेख से ऐसा ज्ञात होता है? ऐसा ज्ञात होता है हमें शिलालेख प्रथम से, क्योंकि उसी पर लिखा हुआ है पशु बलि की निंदा की है अशोक ने। ठीक है, तो पशु बलि की निंदा की है, जब राजा ने पशु बलि की निंदा कर दी हो तो क्या किसी में इतनी हिम्मत होगी कि पशु बलि दे? तो शिलालेख प्रथम में पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, हम लोग सारे ही शिलालेख जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे शिलालेख 2, इसमें पशुओं की चिकित्सा, पशु पक्षियों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। ठीक है, चिकित्सा, शिलालेख 2 में, यहाँ पर भी 2 ही लिखा हुआ है, इसको ठीक करके 3 बना लेते हैं। ठीक है, तो शिलालेख 3 में किस चीज का वर्णन किया गया है? शिलालेख 3 में ऐसा कहा गया है कि अधिकारियों को राज्य का दौरा करना चाहिए। राज्य का दौरा तो कब, राज्य का दौरा करना चाहिए प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, जिससे कि उन्हें पता चलता रहे उनके राज्य में सब चीज ठीक ठाक तो चल रहा है ना। और शिलालेख 4 में भैरी घोष और धम्म घोष की चर्चा की गई है। भैरी घोष और धम्म घोष। ठीक है, धम्म घोष मैं एक साथ लिख देती हूँ, धम्म घोष की चर्चा की गई है। ये तो हुई शिलालेख 4 की बात। अब शिलालेख 5 में चर्चा की गई है धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। धर्म महामात्रों, जैसे पंडित होते हैं ना, पंडित मौलवी हो गए, उन्हीं की तरह होते हैं धर्म महामात्र, मतलब धार्मिक स्तर पर सबसे ऊंचे महामात्र। ठीक है, इनकी नियुक्ति की बात की गई है, नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति। अब छठे शिलालेख में क्या कहा गया है? छठा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आत्मनियंत्रण के बारे में कहा गया है। आत्मनियंत्रण। ठीक है, आत्मनियंत्रण। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले में पशु बलि की निंदा की गई है, सेकंड में चिकित्सा के बारे में बात किया गया है, पशु पक्षियों और बाकियों की भी चिकित्सा के बारे में उल्लेख है सेकंड में। तीसरे शिलालेख में कहते हैं राजा अशोक कि राज्य का दौरा करे अधिकारी प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, चौथे शिलालेख में भैरी घोष और धम्म घोष की चर्चा की गई है। 5वें में धर्म महामात्र की नियुक्ति की चर्चा की गई है। छठे में आत्मनियंत्रण के बारे में बोला गया है। अब इसके आगे के शिलालेख हैं 7 नंबर। छठा वाला इतना इंपॉर्टेंट, छठा वाला तो बता दिया। ठीक है, 7वां प्लस 8वां, 7वां और 8वां एक ही साथ बता रही हूँ क्योंकि उसमें एक ही चीज की चर्चा है, मतलब कम बेस एक ही चीज की चर्चा है, वो है अशोक के तीर्थ यात्रा की। ठीक है, तीर्थ यात्रा में सिर्फ लिख देती हूँ, अशोक तो पता ही है क्योंकि उसी का शिलालेख है तीर्थ यात्रा। उनके तीर्थ यात्रा के वृतांत दिए गए हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा किया बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद। 7वां और 8वां हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 11वां नंबर, यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, 11 ऐसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, 11वें नंबर में चर्चा की गई है धम्म की, मतलब धम्म क्या होता है, धम्म क्या होता है, इसकी व्याख्या की गई है। व्याख्या, ठीक है, इसकी व्याख्या की गई है 11वें में।
ट्वेल्थ में स्त्री के सम्मान की बात की गई है। स्त्री, अभी हम कहते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट, तो उस समय विमेन को एम्पावरमेंट करने की जो भी बात थी वो 12 नंबर शिलालेख में की गई है। 12 नंबर भूलिएगा नहीं, ठीक है। स्त्री महामात्र, ठीक है, महामात्र की चर्चा 12 नंबर में की गई है। और लास्टली 13 नंबर जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 13 नंबर में कलिंग, जो जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन, यहाँ पर नहीं लिखती हूँ, एक सेकेंड रब कर देती हूँ, यहाँ पर नहीं दिखेगा, मैं कहीं और लिखती हूँ, कहाँ लिख दूँ, इसको पूरा ही रब कर देती हूँ, फिर लिख देती हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। 1 नंबर पशु बलि की निंदा, 2 नंबर चिकित्सा, 3 नंबर में राज्यों का दौरा प्रत्येक 5 वर्ष में, 4 नंबर में भैरी घोष और धम्म घोष की चर्चा, 5 नंबर में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 6 नंबर में आत्मनियंत्रण, 7 8 में तीर्थ यात्रा का वर्णन, 11 में धम्म का व्याख्या, मीन्स धर्म क्या होता है उसकी व्याख्या की गई है, 12 में स्त्री महामात्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब 13वां नंबर देख लेते हैं। 13वें नंबर शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, कलिंग के युद्ध के बारे में, और उसके बाद जो मतलब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ उसकी चर्चा की गई है, परिवर्तन, ठीक है, उसकी चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा 13 नंबर तक मतलब जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। और सेकंड नंबर का आंसर मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? सोनपुर महाविहार का निर्माण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल, ठीक है, ऑप्शन सी धर्मपाल। तो धर्मपाल को और क्या कहते हैं? धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी भी कहते हैं, ठीक है, उत्तरापथ के स्वामी, ठीक है, ये कहा जाता है। तो अब कहा गया है तो किसी ने तो कहा होगा, ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये गुजराती कवि सोडठल ने कहा था इन्हें, धर्मपाल को, उत्तरापथ के स्वामी, ठीक है। कुमारगुप्त ने, जैसे सोन विहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया ना, कुमारगुप्त ने किसका निर्माण करवाया? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। गोपाल जो कि पाल वंश के संस्थापक थे, इन्होंने ओदंतपुरी की स्थापना की थी, ओदंतपुरी की स्थापना की थी, ठीक है। तो मैंने अभी तक मतलब बता दिया जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट और भी आ सकते थे वो फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर, किस शासक ने राज्य अभिषेक के पश्चात 12 आदेश जारी किए थे? तो 12 आदेश जिसने जारी किए थे वो था जहांगीर। अपने राज्य अभिषेक के पश्चात उसने 12 आदेश जारी किए थे। इसने राज्य कब से कब तक किया था? तो इसने राज्य 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक इसने राज्य किया था, ठीक है। और अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1556 से लेकर के 1605 अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया। तो शाहजहां ने 1627 से लेकर कब तक राज किया इसने? 57 तक। ये तो याद करना बहुत ईजी है, 30 साल, ठीक है, 20 प्लस मतलब 27 प्लस 30 57, ठीक है। शाह आलम द्वितीय मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी मतलब काफ़ी तो नहीं बट फिर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है इनका बक्सर की लड़ाई में, ठीक है। तो इनका कार्यकाल था 1759 से मतलब 1759 से लेकर 1806 तक। इन्होंने 1764 के बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था, जो कि मीर कासिम ने इनके साथ और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी 1764 में बक्सर में, ठीक है। तो चौथे नंबर के एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गए। अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, एक बात तो कि जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, स्थापत्य कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे भी जैसा कि हमने पद्मावत मूवी में देखा है, ये इतना ही क्रूर था, कौन ही इससे मिलना चाहेगा, ठीक है, याद तो रह ही जाएगा आसानी से। तो अलाउद्दीन खिलजी से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसने किस किस चीज़ का निर्माण कराया? जैसे कि अगर पूछ ले जमैयत खाना क्या है ना, हाँ, जमैयत खाना मस्जिद है, ठीक है, स्पेलिंग सही ना हो तो प्लीज़ माफ़ी, मस्जिद, ठीक है, जमैयत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। सीरी का किला भी बनवाया है, ठीक है। अलाई दरवाजा और अलाई मीनार तो बहुत कॉमन है, ये तो आप लोगों को याद होगा ही होगा, ठीक है। सीरी का किला बनवाया है और हजार खंभा महल,
ये भी इसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। और भी अलाउद्दीन खिलजी ने काम करवाए हैं, वो नेक्स्ट कभी आएगा तो फिर डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। अभी फिलहाल गयासुद्दीन तुगलक, तो इसने तुगलकाबाद, देखिए यहाँ पर लिखती हूँ, तुगलकाबाद की स्थापना की थी, तुगलकाबाद की स्थापना इसने की थी, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसे पागल, रक्त पिपासु या फिर स्वप्नशील शासक के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रिंस ऑफ मनी ईयर्स भी कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी ईयर्स भी कहा था एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनी ईयर्स कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समाज सुधारक ने पुस्तक ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है विवेकानंद ने। विवेकानंद, ऑप्शन ए इसका सही होगा, जो कि 1893 ईस्वी में शायद कहाँ, शिकागो में धर्मोपदेश देने के लिए गए थे, ठीक है। वहाँ सर्वधर्म सम्मेलन था, तो वहाँ पर गए थे 1893 में। उन्होंने ही यह बुक लिखी है, कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने जो लिखा था वो है केसरी, जो कि मराठी भाषा में था। ये पूछ लिया जाता है कि किस भाषा में लिखा है, तो वो याद रखिएगा, ये मराठी भाषा में था केसरी। और उसके बाद लिखा है द मराठा, लेकिन मराठा से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, द मराठा है, ठीक है, द मराठा। तो याद रखिएगा ये इंग्लिश में लिखा था इन्होंने, इंग्लिश में। और एक लिखा है इन्होंने गीता रहस्य हिंदी वर्ड है ना, तो याद रखिएगा इसको हिंदी में लिखा है, मराठी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा और हिंदी में लिखा, ठीक है। केसरी मराठी, द मराठा इंग्लिश और गीता रहस्य हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7th नंबर। निम्न में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक कार्यरत नहीं है? तो मतलब कांग्रेस जब अपने शुरुआती चरण में थी, उस समय जो राजनीतिक संस्था इन्होंने स्थापित किया था, उसमें से कौन एक कार्यरत नहीं है अभी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी कार्यरत नहीं होगी, ठीक है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इंडियन एसोसिएशन, इसमें सिर्फ मैं इसी का बता पाऊंगी, इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति पहले तो स्टार्ट किसने किया था? लाला हरदयाल सिंह ने स्टार्ट किया था, ठीक है। गदर क्रांति कहाँ स्टार्ट किया था? तो अमेरिका में किया था, अमेरिका में। और क्या हुआ ना अमेरिका में कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय पूरे अमेरिका में मतलब अस्त व्यस्त हो गया था। ऑब्वियसली विश्व युद्ध होगा तो पूरा अस्त व्यस्त तो हो ही जाएगा। और अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से लड़ने लगा, ब्रिटेन की तरफ से, ठीक है। ब्रिटेन की तरफ से जब अमेरिका लड़ेगा तो ब्रिटेन के खिलाफ यदि कोई होगा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उनका साथ तो देगा नहीं देगा ना। तो गदर क्रांति तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही शुरू की गई थी ना, इसीलिए इस क्रांति से रिलेटेड सारे ही गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया अमेरिका में, अमेरिकन्स के द्वारा। और फिर इसी वजह से गदर क्रांति को छोड़ना पड़ गया। तो इसका वजह था ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। मैं एक बार क्लियरली आपको आंसर बता देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध इसका सबसे प्रमुख कारण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इनमें से बेमेल है? तो हो विद्रोह, अच्छा इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। जो सही है उसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको पूछ दे कि हो विद्रोह कब हुआ था और 4 ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बेमेल नहीं है, इसका मेल बिल्कुल सही है। हो विद्रोह 1820-21, मेरे साथ 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। हो विद्रोह 1820-21, हो विद्रोह 1820-21, ठीक है। तो हो विद्रोह, सबसे पहली बात, हो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उड़ीसा और झारखंड में ये मुख्यतः पाई जाती है, झारखंड में, ठीक है। और ये जो खैरवार विद्रोह है ना, ये 1874 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है आंसर है, ठीक है। खैरवार विद्रोह 1874 में। ये शुरुआत तो हुआ था जनजाति में जो सुधार कुछ होते हैं ना, कि तो कुछ कुरीतियाँ हो जाती है तो उनमें सुधार की जरूरत होती है, तो जनजाति सुधार के लिए इसको शुरू किया गया था। लेकिन बाद में इसने अपनी दिशा बदल ली और राजनीति में मतलब उस समय जो हो रहा था उसके तरफ मोड़ लिया रुख। तो खैरवार विद्रोह 1874, ठीक है। आगे वाले ऑप्शंस देख लेते हैं जिससे पता चलेगा कौन सा गलत है और किसे हमें सही करना है। तो दक्कन कृषकों का विद्रोह, अच्छा हाँ, ये जो दक्कन कृषकों का विद्रोह है ये वाला बेमेल है, क्योंकि दक्कन कृषकों का विद्रोह भी खैरवार विद्रोह के समय ही शुरू हुआ था 1874 में।
खैरवार विद्रोह भी 1874 में था और दक्कन कृषकों का विद्रोह भी 1874 में ही था और 75 तक चला था। ठीक है, 1874 से 75, ये गलत है, इसको नहीं याद करना है। ठीक है, 1874 से 75। और नील क्रांति फिर सही है, नील क्रांति 1859 से 60 तक चला था। 1859 में शुरू हुआ था और 60 तक चला था। ये नील विद्रोह नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नील विद्रोह अलग हुआ था, मतलब नील किसान जो पीड़ित थे, चंपारण सत्याग्रह, वो डिफरेंट था। ये नील क्रांति है। ठीक है, नील क्रांति, या इसको शायद नील विद्रोह भी बोलते हो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो नील क्रांति 1859 में शुरू हुई थी और 60 में खत्म हुई थी। और इसके नदिया जिले से शुरू हुई थी। नदिया जिला इससे संबंधित है। ठीक है, नदिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें जल आसानी से घुल जाती है? तो जल आसानी से किसमें घुलेगा? आप देखिए जल का क्या फॉर्मूला होता है, H2O होता है ना, इसमें O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। अब और भी अगर कोई इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला मिल जाए, ठीक है, जैसे N है तो N भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना रहा है। ठीक है, तो जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक जैसा बॉन्ड रहेगा तो मिल नहीं जाता है कि हाँ यार तेरा भी एक जैसा, मेरा भी एक जैसा। तो इसीलिए जो भी गैस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, वो जल में आसानी से घुल जाता है, उसमें जल आसानी से घुल जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, कार्बन में नहीं है तो ये नहीं घुलेगा, नाइट्रोजन में भी नहीं है और आयोडीन में भी नहीं है तो नहीं घुलेगा। अमोनिया इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है स्पेस शटल में। ठीक है, और एक जगह इसका इस्तेमाल होता है रॉकेट। ठीक है, याद रखिएगा, स्पेस शटल नहीं तो रॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th नंबर, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या कारण है? तो गर्मी, यदि पसीना सूखता रहे ना, हवा चलती रहे, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि पसीना जब एवोपरेट हो रहा होता है तो आपको ठंडक महसूस हो रहा होता है, कोल्ड। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी को अच्छा लगता है। तो पसीना से तो दिक्कत नहीं है कि अधिक पसीना आना, ये दिक्कत नहीं है। कम पसीना ऐसा तो होता ही नहीं है, आर्द्रता है तो पसीना तो आएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। पसीना आना बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वाष्पित हो रहा है तो वो आपको ठंडक का एहसास देगा, वो आपको अच्छा लगेगा। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित अगर नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत है, आपकी पूरी बॉडी भीगी भीगी सी रहेगी और आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणु की विशेषता है, तो सूक्ष्म जीवाणु की विशेषता क्या है? सूक्ष्म जीवाणु की विशेषता है कि यह एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्यूलर, इंग्लिश में बोले तो यूनिसेल्यूलर। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से सेल हैं? अमीबा, AMOEBA, अमीबा भी होता है, पारामीशियम, ऐसे सब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इन्हीं को सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। ठीक है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के बिना देखना तो इम्पॉसिबल। ठीक है, वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब अगर आप आंखों में जब तक उतना तगड़ा लेंस ना लगा लें तब तक तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन यह है कि, तो प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन यह है कि यह लोगों के प्रतिरोध के लिए प्रतिरक्षी पदार्थ बनाता है। प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि सही में अगर प्रोटीन हीमोग्लोबिन ना हो तो प्रतिरक्षी पदार्थ बनना कम हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत खतरनाक होगा बॉडी के लिए, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर के चरार ए शरीफ में किस सूफी संत का दरगाह है? मैं 2-3 बार इसलिए बोल रही हूँ ना कि नाम साफ से अगर आपको सुनाई देता है ना तो याद आपको ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो चरार ए शरीफ में किस सूफी संत का दरगाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख नूरुद्दीन वली, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सबसे पहले तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है द हेग में, द हेग। अब अगर द हेग ऑप्शन में ना दिया रहे तो आजकल एग्जामिनर्स बहुत मतलब अपने आप में माहिर समझ रहे हैं खुद को, एक्चुअली आजकल उनका मोटिव हो गया है सिलेक्शन, नहीं, सिलेक्शन अब करना उनका मोटिव ही नहीं है, अब उनका मोटिव है रिजेक्शन करना, रिजेक्शन। वो जितने चाहे ज़्यादा स्टूडेंट्स को छांट सकें, उनका मोटिव अब ये रहता है। तो अब तो वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेंगे ना, इसीलिए एग्जामिनेशन अब इतना आसान रहा नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, ये तो ठीक बात है, लेकिन द हेग कहाँ है? वह है नीदरलैंड में। तो अगर आपको द हेग ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो आप नीदरलैंड लगाएंगे। ठीक है, अब इसका सही आंसर जो होगा कि कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो ये 9 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो कम से कम उसमें मतलब कम से कम क्या 15 होते ही होते हैं, 15 न्यायाधीश उसमें हमेशा होते हैं। ठीक है, 15 न्यायाधीश और उनका कार्यकाल 9 साल का होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। ठीक है,
मोटर मार्ग, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो रहेगा क्योंकि मैंने जो प्रीवियस सेट्स कराए हैं उसमें आपने देखा होगा कि करंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो करंट को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। और जैसा कि पैटर्न चेंज हो रहा है, आयोग का कोई ठिकाना नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो करंट पर तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ याद करते चलिएगा क्योंकि आपके पास टाइम तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, साथ ही साथ याद करते चलिएगा। तो मोटर मार्ग पर धीमी गति से सेफ ड्राइविंग कारों को विनियमित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? पहला देश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बाद में स्टैटिक बन सकता है क्योंकि पहला आखिरी बड़ा छोटा ये सारा स्टैटिक ही बन जाता है बाद में जाके। तो पहला देश मोटर मार्ग पर धीमी गति से सेफ ड्राइविंग कारों को विनियमित करने वाला वह है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसकी राजधानी है लंदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2021 में डैश के साथ डैश क्षेत्र में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 में भाग लिया। तो वरुण किसके साथ होता है? वरुण भारत करता है फ्रांस के साथ, ठीक है, फ्रांस के साथ। और फ्रांस वाला दो ऑप्शन है लेकिन हम लोग बी वाला पे टिक लगाएंगे, बी वाले पे, क्योंकि ये अरब सागर में हुआ है, बंगाल की खाड़ी में नहीं हुआ है, अरब सागर में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा फ्रांस और यहाँ आ जाएगा अरेबियन सी, ठीक है। याद रखिएगा वरुण जो नौसेना अभ्यास है ये फ्रांस के साथ किया गया है और अरब के सागर में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, ठीक है, जंगली इनोवेटर अवार्ड, कि आप कितना जंगली से जंगली सोच सकते हो, ठीक है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी? तो पहली है, ऊपर से एशियाई है, सोच लीजिए एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो बहुत है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर कृति के कारंत, डॉक्टर कृति के कारंत, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पहली एशियाई महिला, आंसर डॉक्टर कृति के कारंत, सारा ही के है, के, ठीक है, ट्रिपल के भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है 75, ठीक है, 75। अनुच्छेद 14 एक्चुअली कहता है राज्य सभी के लिए एक समान कानून बनाएगा, एक समान, और उसे एक समान तरीके से ही लागू भी कराएगा। अनुच्छेद 14 ये कहता है, ठीक है। समानता का अधिकार में ऐसे भी ये काउंट होता है तो वही होगा। अनुच्छेद 51 मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ। ये इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, लिख लेती हूँ पहले, इंटरनेशनल शांति, पीस, पीस, सॉरी आर के जैसा लग रहा है लेकिन पीस, शांति और सुरक्षा भी है, ठीक है, सुरक्षा की अभिवृद्धि से रिलेटेड है। अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। तो 51वां अनुच्छेद आखिरी का अनुच्छेद है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का, और इसमें लिखा गया है कि इंटरनेशनल पीस और हार्मनी अब बनाए रखें, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की अभिवृद्धि करना है हमें, ठीक है। और अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति की रिक्ति से पहले, मतलब प्रेसिडेंट अपना पद छोड़ें उससे पहले नेक्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव जो है हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट अपना पद छोड़ें उससे पहले ही दूसरे प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा और बाकायदा एक प्रेसिडेंट अपने उत्तराधिकारी यानी नेक्स्ट प्रेसिडेंट के आने के बाद अपना चेयर उसको सौंप कर ही वहां से निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अप्रैल 2021 में किस देश ने स्पाई सैटेलाइट यानी कि स्पाई को क्या कहते हैं हिंदी में? गुप्तचर मतलब चोरी छुपे, मतलब स्पाई करने वाला, ठीक है। स्पाई सैटेलाइट एनरोल 82 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया, ठीक है। स्पाई सैटेलाइट, ताक झांक करने वाला सैटेलाइट, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा किया है यूएसए ने, क्योंकि यार सर्वशक्तिमान कहते हैं ना इसको, मतलब सारे विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यही है। तो इसके शक्तिशाली रहने का कारण क्या है? क्योंकि ये दूसरों के जो मतलब सीक्रेट्स होती है ना उस पर ताक झांक करता रहता है। आप इस मतलब ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। ताक झांक ये करता रहता है। स्पाई सैटेलाइट इसी ने लॉन्च किया और इसका नाम है एनरोल 82, ठीक है, एनरोल 82, ऑप्शन डी यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। किस राज्य ने ग्राम पंचायत में आईसीटी के आयोग को बढ़ावा देने के लिए श्रेणी आई के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता? ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है। ई पंचायत पुरस्कार 2021, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है, प्रथम पुरस्कार है, ठीक है। और 2021 में ही, अगर 22 कर दे तो फिर हो सकता है आंसर बदल जाए, लेकिन अभी तक 22 वाला आया नहीं है, ठीक है। अभी 2021 वाला ही चल रहा है। तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश, ठीक है, इतना ही याद रखिए, ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2021 का बार्सिलोना ओपन किसने जीता? बार्सिलोना ओपन है, ठीक है। स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप, मैं यहाँ पर तो नहीं सारे स्पोर्ट्स के बारे में बता पाऊंगी, जैसे कि यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी होता है, ठीक है, विम्बल्डन होता है, विम्बल्डन जो भी बल्डन, ठीक है, विम्बल्डन होता है, और एक होता है जो मतलब क्या होता है, हाँ फ्रेंच ओपन भी होता है, फ्रेंच ओपन भी होता है, ठीक है। इन चारों को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनमें कौन मेल जीते हैं, कौन फीमेल जीती हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखना जरूरी होता है। खैर, बार्सिलोना ओपन किसने जीता ये देख लेते हैं, और ये जीता है बार्सिलोना ओपन राफेल नडाल ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राफेल नडाल। 2021 का बार्सिलोना ओपन राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, साथ साथ याद करते चलिए ना, 2-3 बार बोलिए याद हो जाएगा। बार्सिलोना ओपन राफेल नडाल, बार्सिलोना ओपन राफेल नडाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, जिसने टेलीविजन और विज्ञापनों में भारतीय महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया है, ठीक है। तो ये किसने किया है, मतलब जेंडर बायस क्या होता है कि कोई लड़की है अगर फीमेल और कोई मेल है अगर, तो आप मेल को ज़्यादा काम दे रहे हो या उसको ज़्यादा लायक समझ रहे हो, और फीमेल को उसके कंपैरिजन में कम काम दे रहे हो या कम लायक समझ रहे हो, या हेड हमेशा आप मेल को बनाते हो क्योंकि आपको लगता है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा, फीमेल के पास घर परिवार भी देखने को होता है। इसी को आप जेंडर बायस कह लेते हैं कि आप उनके जेंडर के हिसाब से देखकर उनमें काम का डिवीजन कर रहे हो, ठीक है। उसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया, मतलब जिस तरह से इंडिया में एडवर्टाइज किया जाता है उस पर रिपोर्ट जारी की है, जिसने टेलीविजन और विज्ञापनों में भारतीय महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया है कि टेलीविजन और विज्ञापनों में बेसिकली महिलाओं की क्या स्थिति है, ठीक है। तो ऐसा करने वाला जो संस्था है वह है यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है न्यूयॉर्क में, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय पूछ लेता है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर, द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स। फेबल का मतलब कुछ नहीं, कहानी होता है, ठीक है। अ फेबल फॉर आवर टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष ने, अमिताभ घोष, ठीक है। याद रखिएगा, अ फेबल फॉर आवर टाइम, अमिताभ घोष, द लिविंग माउंटेन मतलब जिंदा माउंटेन, ठीक है, अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फिर तो क्यों नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करें, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने इंडिया रिन्यूएबल डैशबोर्ड को लॉन्च करने के लिए ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के साथ भागीदारी की है? किस लिए की है, तो इंडिया रिन्यूएबल डैशबोर्ड को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। रिन्यूएबल का मतलब बहुत सिंपल होता है कि जिसको आप दोबारा से नया कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्च करने के लिए ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के साथ जिसने भागीदारी की है वह है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोआओ, ठीक है, कुछ मतलब खेतों में बोना जैसा नहीं साउंड कर रहा है, खैर, बोआओ फोरम फॉर एशिया, BFA वार्षिक सम्मेलन 2021 का 20वां वर्षगांठ संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका 20th वर्षगांठ कहाँ आयोजित किया गया है, यह आयोजित किया गया है चीन में, ठीक है, चीन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में किन गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है? किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र संख्या 21, ठीक है। इसका जब अधिकता हो जाता है तो यह डाउन सिंड्रोम में परिवर्तित हो जाता है, फिर नॉर्मल नहीं रहता इंसान, डाउन सिंड्रोम को कहते हैं, ठीक है। 2-3 तरह के सिंड्रोम होते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, अभी क्लियर कर लेते हैं। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम, और एक होता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम का सिर्फ मैं सिन लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो याद रखिए, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या 21 के साथ छेड़छाड़ होगी, मतलब अधिकता होगी, ठीक है, तब डाउन सिंड्रोम होगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, तो इसमें 44 जो एलोजोम्स हैं, ठीक है, एलोजोम्स मतलब जो सामान्य मतलब क्या कहते हैं, गुणसूत्र होते हैं जो कि मतलब मैं भूल रही हूँ टर्म, मतलब जो लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र नहीं होते हैं, सामान्य गुणसूत्र होते हैं, 44 एलोजोम्स कहते हैं उसको। तो उसके साथ
क्या होता है कि एक और बढ़ जाता है, एक्स वाई या एक्स एक्स जनरली होता है ना, लेकिन इस केस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ना कि एक्स वाई या एक्स एक्स नहीं होता है, बल्कि मैं इसको मिटा के लिखती हूँ कि क्या होता है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर हो जाता है, एक सेकेंड, बल्कि यहाँ पर हो जाता है एक्स एक्स और ओ, ठीक है, मतलब एक फीमेल का तो एक्स रहता ही रहता है, लेकिन मेल की तरफ से जो आता है ना वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर लेता है, ये मतलब यहाँ पर कुछ रहता ही नहीं है, तो ओ, वाई या एक्स नहीं बल्कि ओ, तो 44 प्लस ए मतलब 44A प्लस एक्स ओ, इसी को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम एक्स ओ, ठीक है। और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है ना कि इसमें 46 के जगह 47 मतलब गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है, 46 नॉर्मल में रहते हैं बट इसमें एक की अधिकता हो जाती है, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, एक बार फिर से देख लीजिए चाहे तो, कि डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें गुणसूत्र 21 की अधिकता हो जाती है, ठीक है, 21 नंबर जो गुणसूत्र है उसकी अधिकता हो जाएगी। अब टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें 44 तो ठीक है, ये तो रहते ही रहते हैं, मतलब सामान्य गुणसूत्र, और जो एक लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण करने वाला रह ही नहीं जाता, ठीक है, उसमें ओ हो जाता है, क्योंकि एक्स एक्स होगा तभी लिंग निर्धारण होगा, या फिर एक्स वाई होगा तब होगा, लेकिन यहाँ पर ना एक्स एक्स है ना वाई है, ये एक्स ओ है, ठीक है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में मतलब सब चीज़ तो ठीक रहता है, लेकिन एक क्रोमोसोम मतलब एक गुणसूत्र ही एक्स्ट्रा हो जाता है, 47 हो जाता है, ठीक है, अमूमन नॉर्मली 46 रहना चाहिए, लेकिन ये 47 हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे और कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, जल शोधक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, परावैंगनिक किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से जाना जाता है? कोबालामिन, तो ये आपके विटामिन B12 को जाना जाता है कोबालामिन के नाम से, याद रखिएगा नाम। बी नाम का जो विटामिन है ना, विटामिन बी, ये कई प्रकार के होते हैं, विटामिन 1 B1 B2 B3 B4 काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो B1 का मैं बता देती हूँ, B1 थायमीन या थियामीन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, थायमीन थियामीन एक ही बात हुआ, हिंदी में जब लिखते हैं तो थायमीन ही लिखते हैं, B1 का ये नाम होता है। बाकियों का नाम देख लेते हैं, जैसे B5 को आप पेंटोथेनिक अम्ल मतलब एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। और B7 को आप बायोटीन के नाम से जानते हैं, बायोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, बायोटीन के नाम से जानते हैं। आप लोग एक काम कीजिए कि B2 को हम किस नाम से जानते हैं, इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं लिखते तो आप लोग क्या ही तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए B2 को क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो यह है मायोपिया। और एक चीज मैं बता देती हूँ, जिस प्रकार का दृष्टि दोष रहता है उससे मतलब उलट होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष में ना निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखती है, लेकिन हमें दूर की ही वस्तु नहीं दिखती है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु ही नहीं दिखती है, दूर की साफ साफ दिखती है, ठीक है। खैर इंग्लिश नाम याद रख लीजिए, क्योंकि इस तरह से भी कंफ्यूज कर देता है हमें, कभी कभी हिंदी को इंग्लिश में पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो ये मायोपिया कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और हाइपरोपिया जो है ना, हाइपरोपिया, इसको साफ करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, हाइपरोपिया जो है वो हाइपरमेट्रोपिया को ही कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दूर वाला दृष्टि दोष आप लोग समझ लीजिएगा, मैं लिख नहीं रही हूँ। अब निकट दृष्टि दोष में किस तरह के लेंस का इस्तेमाल होता है इसको ठीक करने के लिए? तो निकट में अवतल का प्रयोग किया जाता है, अवतल, ठीक है, और दूर में उत्तल। अब देखिए अवतल बोलने में कितना टाइम लगा और उत्तल बोलने में, तो दूर और निकट बोलने में भी उतना ही टाइम। जैसे निकट जब हम बोलते हैं निकट तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, निकट, उसी तरह अवतल, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको 1 नंबर का फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़ानाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो चुके हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा मतलब हम लोग लाइव चीज़ों के द्वारा कर रहे हैं ना इसका उपचार, तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन डी, जैव उपचार। बहुत सारे क्वेश्चन तो होते हैं कि अगर आप सही से पढ़ लें और समझ लें तो उसका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। इसका सही आंसर है जैव उपचार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण में किसकी में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होगी? तो इसमें समान संख्या होगी परमाणु की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर।
वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आनंद लेता है, नहीं ये गलत लिखा है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, यह आने देता है। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आने देता है, तो यह आने देता है केवल पराबैंगनी बी किरणों को। ठीक है, बी किरणों को, पराबैंगनी बी किरणों को। ठीक है, ओजोन की स्थिति इंपॉर्टेंट है उपस्थिति, क्योंकि ये आने देता है केवल पराबैंगनी बी किरणों को, जो कि हमारे लिए अच्छी है। पराबैंगनी ए को परावर्तित कर देता है। ठीक है, अवरक्त तो आता ही नहीं है, पराबैंगनी ही आता है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा केवल पराबैंगनी बी किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय मूल का वह वैज्ञानिक जिन्हें कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया शायद नहीं, कंफर्म रसायन क्षेत्र में। ठीक है, रसायन क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, अब ये किन को प्रदान किया गया, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप भूल गए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारतीय मूल का वैज्ञानिक जिन्हें कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली का व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये मिलना तो चाहिए था जीव विज्ञान या चिकित्सा में, लेकिन मिला है रसायनिक क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा कि रासायनिक क्षेत्र में मिला है। अब किनको मिला है? तो यह मिला है वेंकटरमन रामकृष्ण को, रामकृष्ण को। ठीक है, और कब मिला है? तो 2009 में मिला है। ठीक है, 2009 में वेंकटरमन रामकृष्ण को रासायनिक क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्न में से बेमेल कौन है? तो बेमेल देखना है। सबसे पहले क्या, ए नंबर से शुरुआत करते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और पहला ही लीजिए बेमेल मिल गया। ये अहमदाबाद में नहीं है, बिल्कुल काट दो इसको, अहमदाबाद में ये नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? ये है थिरुवनंतपुरम, पुरम नीचे लिख देती हूँ, पुरम। ठीक है, यह थिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, सही। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, सही। डी है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, हैदराबाद, सही। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको पूछ ले कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण कहाँ है, और 3-4 ऑप्शन दे दे, कहाँ मारिएगा? याद रहेगा तब ना, हैदराबाद में है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, हैदराबाद। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर ने की थी। ठीक है, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, यहीं पर लिख देती हूँ उनके नाम के बगल में, प्रभाव। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज की थी। हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन की खोज की थी, कृत्रिम जीन। ठीक है, या जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, उसकी खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। वेंकटरमन के बारे में तो अभी हमने देखा कि उसने किस चीज़ की खोज की थी। ठीक है, उत्कृष्ट अध्ययन किया था ना राइबोसोम की कार्यप्रणाली के लिए। ठीक है, और इन्हें तो पुरस्कार भी मिला था नोबेल 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोरो जोन्स का संबंध है। नोरो जोन्स एक व्यक्ति हैं जिनका संबंध है संगीत से। ठीक है, नोरो जोन्स एक व्यक्ति हैं जिनका संबंध है संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो पवन कुमार चामलिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पवन कुमार चामलिंग, इनका कार्यकाल अभी तक में सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। ये असम के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह राज्यपाल जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे, वह हैं मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज थी, प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के आपको पता है 2 बार कार्यवाहक प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, 2 बार कार्यवाहक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और छठे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, छठे वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के रहे हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह है पिलानी में, पिलानी। ठीक है, पिलानी में है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो यह उतरा था 1969 में, 1969 में। ठीक है, 1969 में मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल का कोट्टाकल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है?
अभी पता है मैं एम्स, आयुर्वेदिक एम्स गई थी दिल्ली में, वहाँ पर जहाँ मतलब एक तो सरकार दवाई प्रोवाइड कर ही रही थी, लेकिन जो नहीं कर पा रही थी तो एक छोटी सी शॉप थी, वो उसमें लिखा हुआ था केरल, मतलब केरल से ही सारी दवाइयाँ बनकर आ रही थी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो मुझे ये क्वेश्चन देखते ही पता चल गया था कि इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मैंने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता दिया कि हो सकता है आपको ये कहानी याद रह जाए और आप उससे सही आंसर पे टिक मार्क कर लो। ठीक है, केरल का कोट्टाकल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है? तो कोट्टाकल आयुर्वेद के लिए जाना जाता है और बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल इजराइल जॉर्डन के बीच एक सैंडविच के रूप में जाना जाता है? तो वह है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक सैंडविच के रूप में जाना जाता है, वेस्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के माध्यम से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो पूना पैक्ट के माध्यम से दलित वर्ग के लिए 71 से बढ़ाकर 147 सीटें कर दी गई थी। करनी ही पड़ी थी महात्मा गांधी को, क्योंकि अगर नहीं करते तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो प्लानिंग थी कि जिस तरह से मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग बनाकर अलग मतलब निर्वाचन क्षेत्र का मांग कर लिया गया और फिर उसके वजह से पाकिस्तान का निर्माण हो गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी समझ चुके थे कि अगर दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाए और उसमें सिर्फ दलित ही वोट देंगे तो मतलब एक जैसे लोग एक तरफ आ गए तो फिर मतलब हो जाता है ना कि चलो यार हम लोग अपना कंट्री बना लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा बी आर अम्बेडकर से कि भैया हम लोग साथ ही में रहते हैं, ठीक है, तुम्हें सीट ही चाहिए ना, तो लो 71 से बढ़ाकर 147 कर देता हूँ, और क्या चाहिए। अब बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा ठीक है भाई, इतनी सीटें मिल ही रही हैं, क्यों अब झंझट करते हैं। ठीक है, तो और ये पूना पैक्ट हुआ कब था? तो पूना पैक्ट हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस युग्म को स्वतंत्रता आंदोलन काल में फांसी दी गई जो यूके में किया गया था? ठीक है, मतलब फांसी दी गई, यूके में फांसी दी गई थी किसको? ठीक है, तो यूके में सबसे पहले तो खुदीराम बोस सूर्यसेन को इंडिया में ही फांसी दी गई थी। ठीक है, और राजगुरु सुखदेव को तो भगत सिंह के साथ ही फांसी दी गई थी, भगत सिंह। ये सारे शहीद थे, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता इनके बारे में। तो मतलब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को कब दे दिया गया था फांसी? 23 मार्च 1931 को दे दिया गया था। ठीक है, और करतार सिंह अशफाकुल्ला खान तो भारत में ही इन्हें दिया गया था, जो भी सजा दिया गया था। तो एक ही ऑप्शन बचता है, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने विदेश जाकर कारनामे किए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस युग्म को स्वतंत्रता आंदोलन काल में फांसी दी गई जो यूके में किया गया था? तो यूके में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आपके सामने सारे कथन हैं, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए पॉज करके कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। मैं बता देती हूँ, ऑप्शन सी कथन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 1909 में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समर्थन किया था कि हाँ भाई हमें अलग निर्वाचन समूह चाहिए, हम साथ में निर्वाचन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था, तो ये कथन गलत है। बाकी जितने भी सही कथन है पढ़ लेती हूँ एक बार, जो कि याद रहने चाहिए। हकीम अजमल खां राष्ट्रपति नेता थे। ठीक है, हकीम अजमल खां राष्ट्रपति नेता थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। मौलाना बरकतुल्ला काबुल में अंतःकालीन सरकार का गठन करने वाले में शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 48 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे? तो यह शामिल थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में जो विभाजन परिषद बनी थी कि भारत पाकिस्तान का किस तरह से विभाजन होना है, तो उसमें अबुल कलाम जी नहीं थे, गांधी जी तो चाहते ही नहीं थे विभाजन हो, तो वो शामिल नहीं हुए थे। राजेंद्र प्रसाद भी शामिल नहीं थे, एक सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी शामिल थे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, वेदों के ज्ञाता सायन को किस राजवंश के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो जो सायन थे, वेदों के ज्ञाता, उन्हें विजयनगर साम्राज्य के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए कौन बनाए गए परिषद का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं था? यह एच.एम. इलियट नहीं था। ठीक है, एच.एम. इलियट नहीं था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कभी ये भी तो पूछ सकता है कि कौन कौन थे, तो जॉन लॉरेंस थे, मानसेल थे और हेनरी लॉरेंस थे। ठीक है, याद कर लीजिए, जॉन लॉरेंस थे,
लॉरेंस 2 थे, हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, और मानसेल भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। इन्होंने ही राजा की उपाधि देकर इनको भेजा था कि जाओ भाई थोड़ी सिफारिश करो और हमारे पेंशन को बढ़वा कर लाओ। ठीक है, इसीलिए इनको खुश करने के लिए इन्हें ही राजा की उपाधि दे दी थी। ठीक है, ऐसे इनका नाम राम मोहन रॉय था, इन्होंने राजा लगाकर इन्हें राजा की उपाधि दे दी, जिसलिए कि हम इन्हें जानते हैं राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और राजा राम मोहन रॉय का सबसे अधिक योगदान किसमें था? तो इन्हें तो एक तो पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं, पुनर्जागरण का जनक या पिता जो भी कह लीजिए, और सती प्रथा को अंत करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, और 1829 में फाइनली राजा राम मोहन राय के सहयोग से, एक्चुअली अथक प्रयास कहिए, बिना थके प्रयास करने से 1829 में सती प्रथा का समाप्त कर दिया गया। और सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स याद रहने चाहिए, और साथ ही साथ रिवीजन हो जाने से क्या होता है ना कि अगर कहीं भूल भी रहा होता है आदमी तो अच्छा यार याद आ गया कि अच्छा हाँ एरन अभिलेख। ठीक है, इसीलिए मैं सारे फैक्ट्स कवर करवाते जा रही हूँ ताकि एग्जाम में एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4-5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी है, 5 वीडियो के बराबर नहीं है क्या? आप ही कमेंट्स में बताइए, मुझे तो लगता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट आप ही के लिए ना कि आप कमेंट करें। अब आप कमेंट ही नहीं करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे इतने एफर्ट्स का आपके लिए कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? तो प्लीज़ कमेंट, ओके। और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एक तो भारत का गवर्नर, ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था करजन। ठीक है, करजन ने ही बंगाल विभाजन करवाया था। लेकिन उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, लेकिन याद रखना, मतलब देख लेना कौन सा गलत बात होगा, तो देख लेते हैं। तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन था? एच.एम. इलियट नहीं, सॉरी, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, जिसे करजन ने करवाया था, तो उस समय का बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर था। ठीक है, और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कर दी थी हार्डिंग द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो यह सभी है। ठीक है, यह सभी लघु उद्योगों की समस्या है। पूंजी का अभाव, लघु उद्योग है छोटा उद्यम, मतलब जैसे स्टार्टअप है ना, तो स्टार्टअप के पास ऑब्वियसली पूंजी का अभाव होता है, उनके पास ज़्यादा पूंजी होते नहीं है। पूंजी नहीं है तो कच्चे माल का अभाव, ऑब्वियस बात है, विपणन का भी अभाव होता है। ठीक है, तो यह सभी लघु उद्योगों की समस्या है। चलिए 53 नंबर तक क्वेश्चन तक कर लिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, 54 देखते हैं। निम्न में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पाद कर। ठीक है, अब कभी कभी मतलब हमेशा ऑप्शंस में यही नहीं देता। ठीक है, कभी कभी कुछ और भी दे देता है कि और कौन सा उत्पाद कर की जगह जैसे जीएसटी दे देगा, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, सीमा शुल्क यह भी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है, जबकि निगम कर, आयकर और ब्याज कर प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर, आयकर, निगम कर, ब्याज कर प्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर, जीएसटी और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, मैं एक बार आंसर फिर से क्लियर कर देती हूँ कि उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी और सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय का देश कहा जाता है, सूर्योदय का देश, तो यह कहा जाता है जापान को, क्योंकि ये सबसे ईस्टर्न साइड पे आता है, पूर्व में आता है। ठीक है, तो इसीलिए, और जो सबसे ज़्यादा पूर्व में होगा सूरज सबसे पहले दिखाई भी तो वहीं देगा ना, इसीलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अच्छा, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ होता है? तो मध्य रात्रि का सूरज कहाँ होता है? नॉर्वे में। ठीक है, मध्य रात्रि का सूरज नॉर्वे। और फिनलैंड को क्या कहते हैं? तो फिनलैंड को, सॉरी गलत मैंने लिख दिया, झ लिखना था, छ लिख दिया, क्लियर कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, फिनलैंड को झीलों का शहर के नाम से जानते हैं, का शहर। ठीक है, झीलों का शहर फिनलैंड। तो सूर्योदय का देश जापान, मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे और झीलों का शहर फिनलैंड। ठीक है, और 55 नंबर का सही आंसर बी होगा, ऑप्शन बी, जापान। ठीक है,
56 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का वह मरुस्थल जहाँ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो मरुस्थल, वो भी एशिया का, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो वो है भारत का थार। ये थार कहाँ है? भारत में। भारत के थार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ऐसा मरुस्थल जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो यह मंगोलिया में है, मंगोलिया। और इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं। हर मरुस्थल जरूरी नहीं कि रेतीला ही हो या गर्म ही हो। शीत मरुस्थल बेसिकली वो होता है जहाँ पर ना एनिमल हो पाते हैं, एनिमल, और ना ही प्लांट्स की उत्पत्ति हो पाती है। तो जहाँ कुछ उत्पत्ति ही ना हो तो उसे मरुस्थल ही कहेंगे ना। तो गोबी का मरुस्थल जो मंगोलिया में है वो शीत मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल साउथ अमेरिका में है। चिली या एंडीज जो पर्वत है ना, उसके वेस्टर्न साइड में, चिली के साइड में, ठीक है, उस तरफ विस्तृत है अटाकामा मरुस्थल। तो सफाई कर देते हैं इसकी, और सही आंसर है ऑप्शन बी, थार। ठीक है, गोबी मंगोलिया, अटाकामा साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदान में स्थित वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से। और भारत में लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के तट पर, जिसे हम कोरोमंडल तट भी कहते हैं। कोरोमंडल, स्पेलिंग मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लोग देख लीजिएगा। कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल तट या कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। उससे लौटते हुए मानसून से इस तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पंचायती राज एक। तो पंचायती राज जो है ये प्रशासनिक संरचना है। ठीक है, पंचायती राज प्रशासनिक संरचना है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश की? अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो यह सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी। देख लेते हैं यहाँ सरकारिया आयोग, तो यह केंद्र और, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, फिर भी रिवीजन अच्छी होती है। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। और ये जो पुंछी आयोग है ना, पुंछी आयोग भी इसी से संबंधित है, केंद्र और राज्य के संबंध से। गोइपोरिया आयोग, तो गोइपोरिया आयोग किससे संबंधित है? बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से, ग्राहक सेवा सुधार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण है? तो धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण है? ये 1919 के अधिनियम का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, 1919 में और क्या खास था? तो 1919 में प्रांत में, याद रखिएगा, हमेशा कंफ्यूज करते हैं लोग कि 1919 में भी द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था और 1935 में भी। ठीक है, लेकिन 1919 में प्रांत में द्वैध शासन स्टार्ट किया था, द्वैध शासन। ठीक है, और 1935 में केंद्र में स्टार्ट किया गया था द्वैध शासन, केंद्र में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, सहकारी संस्थाओं के स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? सहकारी संस्थाओं के लिए, तो यह किया गया 97वां संविधान संशोधन, जो कि सहकारी संस्थाओं से संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन जो किया गया, तो इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद जो होगी ना, मंत्री परिषद, और वो भी पीएम समेत, प्लस पीएम लिख लीजिए, ये सदन के 15% से अधिक नहीं हो सकती। सदन का जितना भी संख्या है, मान लेते हैं 150 सदन का संख्या है या 100 ही है। ठीक है, सदन में 100 सदस्य हैं, तो 100 का 15% कितना होगा? 15 ना। तो मंत्री परिषद प्लस पीएम मिला के 15 ही लोग होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और भी यहाँ पर संशोधन है, उसको देख लेते हैं। 100वां संशोधन जो है वह ऐसे है कि कुछ भाग भारत का बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में, मतलब कि वो बांग्लादेश से घिरा हुआ ज़्यादा था, और कुछ भाग बांग्लादेश का भारत से घिरा हुआ ज़्यादा था। तो क्या किया गया ना, एक 100वां संविधान संशोधन के तहत, कि उस जो ज़मीन भारत का बांग्लादेश से ज़्यादा घिरा हुआ था वो बांग्लादेश को ही दे दिया गया, और जो ज़मीन बांग्लादेश का भारत से घिरा हुआ था वो भारत ने ले लिया। ठीक है, तो 100वां संविधान संशोधन उससे संबंधित है। और 86वां महत्वपूर्ण है काफ़ी। ठीक है, 91वां भी महत्वपूर्ण है और 86वां भी। तो 86वां क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो 61 नंबर का सही आंसर क्वेश्चन का जो है वो 97वां है, कहीं इतने डिस्क्रिप्शन में भूल ना जाएं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस भाग में है?
तो श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है। और नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व है आपके 4 नंबर भाग में, ठीक है। चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और कौन सा अनुच्छेद ये श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान जिस अनुच्छेद में है वो अनुच्छेद है 43 का अ, ठीक है, 43 का अ। दूसरा भाग, भाग 2 भाग किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है दूसरा भाग, ठीक है। और पहला भाग तो संघ, राज्य, क्षेत्र और भारत से संबंधित है, ठीक है। और तीसरा जो है यह संबंधित है मूल अधिकार से, मूल अधिकार, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार फिर बता देती हूँ, 62 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका कथन है भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो यह कहा था ऑप्शन डी केसी व्हीलर ने, केसी व्हीलर ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मतपत्र का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम मतपत्र, वोटिंग पेपर जो होता है, ठीक है, बैलेट पेपर, तो उसका प्रयोग कहाँ किया गया था? एथेंस में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। हीलोफाइट्स, दलदल में उगने वाले पौधे, बिल्कुल सुमेलित है। हीलोफाइट्स दलदल में उगने वाले पौधे, ठीक है। ऑक्जेलोफाइट्स अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे, सही है, ठीक है। हेलोफाइट्स अधिक सांद्रता में उगने वाले पौधे, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अधिक सांद्रता नहीं, नमक में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। नमक में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहते हैं। लिथोफाइट्स मिट्टी पर उगने वाले पौधे, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 66 नंबर, संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता? तो त्रिपुरा में तो होता है, असम में भी होता है और मिजोरम में भी होता है लागू 6ठी अनुसूची का प्रावधान, ठीक है। लेकिन नागालैंड में लागू नहीं होता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लागू किस में नहीं होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे 67 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता? तो गांधीवादी सिद्धांत में तो विभाजित किया गया है नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है। समाजवादी में भी किया गया है और बौद्धिकतावादी में भी किया गया है, लेकिन पूंजीवादी में नहीं किया गया नीति निर्देशक तत्वों को विभाजन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 67 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है? तो प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है या एमपी से निकलती है? एमपी से। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर गांव नामक एक जगह है, त्र्यंबकेश्वर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर नामक एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है। कावेरी नदी कावेरी ताल नामक एक जगह है, कावेरी ताल, वहाँ से निकलती है। और पेरियार नदी शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है, शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है पेरियार नदी। तो याद रखिएगा, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो ये ताप्ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बेमेल है? तो केरल, तो अनाईमोड़ी केरल में ही है, ठीक है, अनाईमोड़ी केरल में है और साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। सारामाती नागालैंड में है, ठीक है, सारामाती नागालैंड में है। उत्तराखंड काला पानी, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, काला पानी उत्तराखंड में भी है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश महेंद्रगिरी, ये गलत है, आंध्र प्रदेश में महेंद्रगिरी नहीं है, ओडिशा में है, ओडिशा में है महेंद्रगिरी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में महेंद्रगिरी नहीं है बल्कि ओडिशा में है, ठीक है। उत्तराखंड में जो ये काला पानी है, मैं क्लियर करती हूँ एक बार, उत्तराखंड में जो ये काला पानी है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन बना रही थी तो मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि अंडमान निकोबार में भी एक काला पानी की जगह है जहाँ पर अंग्रेज़ों के समय में काला पानी की सज़ा दी जाती थी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक उत्तराखंड में काला पानी है और अंडमान निकोबार में भी है। तो ये जो उत्तराखंड का काला पानी है ना, ये इंडिया और नेपाल के बीच मतलब कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फिर से सुमेलित कौन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है। तो गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है, ठीक है, गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है, गिब्सन है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ऑस्ट्रेलिया आप लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ज़्यादातर मरुस्थल, ये सारे ही मरुस्थल हैं, ठीक है, और ज़्यादातर मरुस्थल किसी भी देश या कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में ही रहते हैं, ईस्टर्न पार्ट में नहीं रहते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सा कहाँ पर है। सोनोरन यूएसए में है, तकलामाकन चीन में है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, और गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है, इसको काट देते हैं, ब्राज़ील में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर,
निम्न में से कौन सा देश आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है चिली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, चिली आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यूएसए मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है। और चीन सब्जी, ऐसे तो बहुत चीज़ों का है लेकिन अभी सब्जी जान लीजिए, क्योंकि भारत चीन के बाद आता है सब्जी उत्पादन में, सबसे मतलब दूसरे नंबर पे आता है, चीन पहले नंबर पे आता है सब्जी उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका माप लॉरेंस वक्र के द्वारा किया जाता है? किसका माप, किसकी मापन? लॉरेंस वक्र। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं, लॉरेंस वक्र। इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आय की विषमता, याद रखिएगा लॉरेंस वक्र ना आय की, मतलब आय आपका कितना ऊपर नीचे होगा, इनकम, उससे रिलेटेड है। इनकम ये इस तरह से रहता है, इस तरह से। ठीक है, एक ये सीधी लाइन है और ये है लॉरेंस वक्र। ठीक है, ये तो ये जो सीधी लाइन है ना, ये आपका स्टैंडर्ड लाइन है और इससे कितना डिफरेंस है, यानी विषम है आय आपका, वो दिखाता है। तो इसके जितना नज़दीक होगी विषमता उतना कम होगी, और जितना इससे दूर होगी विषमता उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, आई होप लॉरेंस वक्र अगर आप क्वेश्चन में आ गया तो आप लोग भूलेंगे नहीं, आय की विषमता से रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन कहाँ होता है? ये किडनी है ना, ये किडनी हो गया आपका, तो इसके ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, और यहीं से स्रावित होता है एड्रीनलिन। ठीक है, इसको रेनल कह लीजिए, इन दोनों को साइंटिफिक टर्म में बायोलॉजिकली रेनल कहा जाता है। तो इसके ऊपर होता है ना, इसलिए इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, और इससे निकलता है एड्रीनलिन, जिसको फाइट, फ्राइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन। ठीक है, रिलैक्सिन फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन। तो पौधों की ओवरऑल वृद्धि के लिए, लंबाई की जो वृद्धि की बात करिए तो ऑक्सीन हार्मोन इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से, तो यह क्वाशियोकर बीमारी होती है। क्वाशियोकर, यहाँ पर ये हो जाएगा, क्वाशियोकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। ग्वाइटर जो यहाँ पर है वो आयोडीन की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से। एनीमिया, जब आपके ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है ना, Fe, आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है। और ब्रोंकाइटिस जो रोग है वो लंग्स से संबंधित है। ठीक है, तो 76 नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्वाशियोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिबल का एसआई मात्रक ये है पास्कल। और अगर कभी आपको पास्कल ना मिले ना ऑप्शन में, तो देखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा होगा, क्योंकि पास्कल का यही यूनिट होता है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पास्कल होता है। ठीक है, तो आपको अगर कभी पास्कल ना मिले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में टिक मार्क कर दीजिएगा। जूल किसका एसआई यूनिट है? तो जूल है एसआई यूनिट ऊर्जा और कार्य का। ठीक है, ऊर्जा और कार्य का यूनिट है जूल। वोल्ट किसका है? विद्युत विभवांतर का। वोल्ट है विद्युत विभवांतर की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमैटोग्राफी तकनीक से क्या करते हैं? तो क्रोमैटोग्राफी तकनीक से मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना, मिश्रण से पदार्थ को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना क्रोमैटोग्राफी तकनीक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर, जल आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि मतलब कोई भी आयनिक जो लवण होते हैं उसका जल में अच्छे से क्यों घुलनशील हो जाते हैं? तो इसका कारण ये है कि उसका विद्युत आघूर्ण अधिक होता है, उसका विद्युत आघूर्ण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, यदि किसी धातु के तार को इसकी प्रत्यास्था से अधिक तनित किया जाता है तथा निमुक्त कर दिया जाता है तो क्या होगा? प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी, सिंपल भाषा में कहें तो खिंचाव। ठीक है, खिंचाव, यानी आप एक रबर बैंड लीजिए। ठीक है, ये रबर बैंड लिया, इसको खींचिए, इस तरफ भी खींचिए और इस तरफ भी खींचिए, तो इसका मान लेते हैं कि इतना खिंचा सकता है मैक्सिमम, ये यहीं तक खिंचा सकता है, लेकिन हम इसे और अगर खींच रहे हैं यहाँ तक, धीरे धीरे खींच के अगर यहाँ तक पहुँचा दिया तो क्या होगा? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर इसको इतना तक खिंचा सकता था लेकिन अगर हमने इतना तक खींच लिया इस रबर को तो क्या होगा? तो ये वापस ना इस स्टेट में नहीं जा पाएगा, ये वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने इसका मतलब खिंचाव बढ़ा दिया है, ये अब फाइनली इस स्टेट पे आकर रुकेगा। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यह संकुचित होगी, मतलब वापस से मैंने कहा ना, इतने से अगर आपने इतना किया और फिर इतना कर दिया तो ये इतना पर जाएगा, मतलब संकुचित तो हो रहा है, संकुचित होगी, किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से अधिक होगी। देख रहे हैं आप, इसकी प्रारंभिक लंबाई इतनी थी, लेकिन अब जब छोड़ें तो इसकी लंबाई इतनी हो जा रही है। ठीक है, तो प्रारंभिक लंबाई से अधिक है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, पौधों में गैसों का विनियमन किसके द्वारा होता है? विनिमय
पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो इन सभी के द्वारा होता है, स्टोमाटा भी, क्यूटिकल्स भी और लेंटिकल्स के द्वारा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, इसरो द्वारा प्रक्षेपित डीटीएच सेवाओं के लिए आवश्यक कौन है? मतलब डीटीएच सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोड़ा गया था, तो यह छोड़ा गया था इनसेट 4A को, डीटीएच के लिए इनसेट 4A को छोड़ा गया था। और ये दोनों जो है ना, इनसेट 3B और 2D, ये संचार उपग्रह हैं, संचार उपग्रह। एक और जान लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनसेट 3D, ये है मौसम उपग्रह, ठीक है। अगर डीटीएच के बारे में पूछा जा रहा है तो हो सकता है मौसम के बारे में भी पूछ ले, तो इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार से पुरस्कृत भारतीय हैं, तो ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार ये सबसे पहले दिया किसके द्वारा जाता है? ये सोवियत संघ के द्वारा दिया जाता था, ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति के लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो उसको दिया जाता है, तो राकेश शर्मा को दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभावन वैज्ञानिक इंजीनियर प्रतिभावान होता? प्रतिभावन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक आकार होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिभावान वैज्ञानिक इंजीनियर, गणितज्ञ, कलाकार, शिल्पकार एवं महान संगीतकार भी थे? तो यह थे लियोनार्डो दा विंची। इनकी प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मतलब कृति है मोनालिसा। अच्छा, क्या आपको मोनालिसा के बारे में एक फैक्ट पता है कि मोनालिसा का जो फेस बना हुआ है इस पे आईब्रोज ही नहीं है, ये आईब्रोज ही नहीं है, सारी चीज़ें हैं बट आईब्रोज नहीं है। क्या आपको ये फैक्ट पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो पहले मुख्यमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने, यानी पहले मुख्यमंत्री थे कहीं के, उसके बाद राष्ट्रपति बनने का इन्हें मौका मिला, तो यह है एन संजीव रेड्डी। पहली बार तो जब ये राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए थे तो ये जीत ही नहीं पाए थे, और दूसरी बार जब खड़े हुए तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने, इनके मतलब अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, और अगर खड़ा भी हुआ होगा तो उसे एक भी वोट नहीं मिला था, ठीक है। ये निर्विरोध राष्ट्रपति चयनित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुई? तो यह घटित हुई 1879, क्या कहेंगे, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में घटित हुई थी, तभी गलत हो रहा था, 1789 था, 1789 में घटित हुई थी फ्रांस की राज्य क्रांति। देख रहे हैं आप, विश्व इतिहास से एक सवाल हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए। प्रीवियस सेट्स भी मैंने जितने कवर किए हैं ना, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे जाके तो आपको मिल ही जाना है। तो उसमें पूछा गया है, एक तो विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अच्छा, 1789 के समय पर भारत में क्या हो रहा था? तो भारत में 1790, ठीक है, 1790 के 90 से 92 के बीच में तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, ये तृतीय वाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो यह था मैगलन, ठीक है, संसार की यात्रा करने वाले, पूरे संसार की जल यात्रा करने वाले मैगलन थे। कैप्टन कुक कौन है? तो जैसे भारत का रास्ता वास्को ड गामा ने खोजा था, अमेरिका का रास्ता कोलंबस ने खोजा था, उसी तरह कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का रास्ता खोजा था, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 89 का, दिल्ली का कनॉट प्लेस के वास्तुकार, कनॉट प्लेस काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, तो वास्तुकार कौन है इसके? तो वास्तुकार हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस के वास्तुकार हैं रॉबर्ट टॉर रसेल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो एडविन लुटियंस दिख रहे हैं, ये संसद भवन के वास्तुकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पाम सीवेट क्या है? तो ये है शाक एवं मांस भक्षी, लेकिन पक्षी नहीं है, ठीक है। शाक और मांस भक्षी तो है लेकिन पक्षी नहीं है, ये है स्तनधारी। मैं फोटो लगा दूंगी बगल में, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, सतसहस्त्री संगीता का उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो यह है महाभारत, सतसहस्त्री संहिता महाभारत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः, तो उन्हें मुख्यतः मुसलमानों की सहानुभूति चाहिए थी, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संस्था में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी?
मतलब असहयोग आंदोलन इधर चल रहा था 1920 का समय, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 ये समय था। इस समय कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी ए और सी दोनों, काशी विद्यापीठ भी और विहार विद्यापीठ भी स्थापित की गई थी। और ये जो 1920 का असहयोग आंदोलन है ये 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त कर दिया गया था। तो चौरी चौरा कांड 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? तो यह 3 बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। कब कब? तो पहली बार बने 1886 में, ये उस समय पहले पारसी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पहले पारसी अध्यक्ष कब और कौन बने थे, तो दादा भाई नौरोजी थे 1886 में। फिर ये बने 1893 में, और उसके बाद लास्टली ये बने 1906 में, ठीक है, 1906 में। 1906 में और क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शून्यवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने प्रस्तुत किया था। शून्यवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो यह हुई थी बेंटिक के काल में। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कॉर्नवालिस ने सिविल जो सर्विसेज है उसकी शुरुआत की थी। सिविल सर्विसेज की शुरुआत कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवाओं का जनक पूछ लेता है कि कौन है, तो ये कॉर्नवालिस है। फिलहाल 96 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। 1921 में मोपला विद्रोह, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह मालाबार के क्षेत्र में हुआ था, मालाबार के क्षेत्र में। अगर आपको ऑप्शन में मालाबार ना दिखे तो केरल लिखा दिखेगा, ठीक है, केरल, केरल कह लीजिए या मालाबार कह लीजिए, एक ही बात है। तो मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, पत्रकार के कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है। तो यह तिलक थे जिन्होंने केसरी मराठा के, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, मुझे पता है लेकिन आपको याद हो जाए इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, केसरी, द मराठा और गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ये मराठी में लिखी थी, ये हिंदी इंग्लिश में लिखी है और ये हिंदी में लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो यह किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह किया गया था नागपुर के अधिवेशन में, नागपुर के अधिवेशन में, जो कि 36वां अधिवेशन था और हुआ कब था? 1920 में। 1920 याद रखेंगे, इसी समय असहयोग आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। तो उसी समय भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी कांग्रेस ने। रिलेट करके याद रखेंगे, याद रह जाएगा। कोलकाता अधिवेशन कब का इंपॉर्टेंट है? तो कोलकाता का 1896 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था, वंदे मातरम, ठीक है। और इस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। 1896 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता, जिसमें वंदे मातरम गाया गया था, अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी। गया का अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार एसआई का एग्जाम और बिहार में हुआ अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कब हुआ था? 1922 में। इसको चौरी चौरा कांड से याद रखिए कि बिहार के लोग बहुत ही कांडियात होते हैं ना, तो कांड कब हुआ था? चौरी चौरा 1922 में। तो 1922 में ही गया में अधिवेशन भी हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन कब का इंपॉर्टेंट है? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 का इंपॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजुमदार ने की थी, AC मजुमदार ने की थी, जहाँ की मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था और गरम दल और नरम दल के बीच भी समझौता हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। आप देख रहे हैं आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ कितना क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहा है। इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। USA का पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था, वह था लुई फिशर। लुई फिशर नाम का पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें लुई फिशर नाम का पत्रकार हमेशा गांधी जी के साथ था। वो क्या क्या कर रहे थे, क्या उनकी नीति थी, वो सब ये कवर कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था मतलब आयात भी नहीं और निर्यात भी नहीं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? तो ये जो थारू जनजाति है ना, ये इंडिया और ये नेपाल है, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर सिक्किम हो गया इंडिया का, ये उत्तर प्रदेश, यूपी और ये बिहार, ये उत्तराखंड, ठीक है, ये नेपाल हो गया। तो इसके बॉर्डर पे पाए जाते हैं, यहाँ पर थारू जनजाति पाए जाते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है।
नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है यहाँ पर थारू जनजाति पाए जाते हैं। तो अगर आपको कभी यूपी ऑप्शन में ना दे, बिहार और उत्तराखंड दे, तो आप उसमें भी सही कर लीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड और बिहार नहीं है ऑप्शन में, इसलिए उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी 102 नंबर का बी आंसर सही होगा, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर डेटम रेखा है। तो डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर, फॉकलैंड द्वीप किस महासागर में है? फॉकलैंड द्वीप, मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगी जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि ये अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में साउथ अमेरिका जो है ना, इस तरह से जो साउथ अमेरिका है, मैं गलत मैप बना रही हूँ लेकिन यहाँ देख लीजिएगा, फोटो लगा दूंगी। तो उसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसको फॉकलैंड द्वीप कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो यह धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है भारत में लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में शिक्षक के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो ये विधान परिषद, इससे एक सवाल तो मुझे लगता है रहेगा ही, अक्सर रहता है। ठीक है, कि विधान परिषद में किसके कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो इसका सही आंसर है सबसे पहली बात 1/12। और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी लेते आऊँगी जिससे कि पूरा कन्फ्यूज़न ही क्लियर हो जाए कि विधानसभा में क्या कैसे क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बदली की जाती है? तो अनुच्छेद किसके आधार पर? 222 के आधार पर न्यायाधीश की बदली की जाती है। वो भी कहाँ के न्यायाधीश की? राज्य उच्च न्यायालय की। ठीक है, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट के जजेज की बदली 222 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 216 में क्या है? 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन से संबंधित दिया गया है जानकारी 216 में। और 217 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे जजेस को उच्च न्यायालय में। तो CJI जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी सलाह से और राज्य उस संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से। ठीक है, लेकिन नियुक्त राष्ट्रपति ही करेंगे, ये 217 में दिया हुआ है। 107 का करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, पुनर्गठित संविधान सभा में देसी नरेश का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया था। तो यह किया गया था कितना? 279। तो क्या थे? प्रांतीय सदस्य थे, 229, सॉरी मैंने 79 बोल दिया, सदस्य, प्रांतीय सदस्य थे 229। और ये 299 इसको कर लेते हैं, ये क्या था? ये टोटल सदस्य थे कुल, यानी टोटल सदस्य। ठीक है, और ये जो 70 है ना, ये देसी नरेश, यानी उस समय भारत में जितने राजा सब थे, राजा बादशाह जो कह लीजिए, जिनकी रियासतें चलती थी, देसी नरेश, उन्हें 70 सीटें प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है? तो यह है कैग है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैग से रिलेटेड आर्टिकल है, यहाँ पर लिखती हूँ, दिखेगा 148। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के से पूर्व किन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका था? तो यह हो चुका था डॉक्टर जाकिर हुसैन को प्राप्त। इन्हें भारत रत्न मिला 1963 में। 1963 में इन्हें भारत रत्न मिला और 1967 में ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। यानी संविधान की प्रस्तावना में जो भी बात लिखी हुई है, अगर उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, इसीलिए कहा गया कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर, संविधान में अल्पसंख्यकों का क्या अधिकार प्रदान किया गया है? तो अल्पसंख्यकों को केवल धर्म और भाषा का अधिकार प्रदान किया गया। जाति क्या है? जाति का तो अधिकार नहीं ही प्रदान किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी सिर्फ सही होगा, केवल धर्म और केवल भाषा का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? तो ये भी सही सुमेलित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब बंदी को, मतलब उसके शरीर को उपस्थित किया जाए। ठीक है, परमादेश वी कमांड। ठीक है, कमांड ही होता है ना आदेश का मतलब, वी कमांड, परमादेश का मतलब ये सही है। प्रतिषेध का मतलब टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिट। ठीक है, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। ठीक है, अगर प्रतिषेध बोला जाएगा तो यहाँ पर प्रोहिबिट लिखा आना चाहिए। अधिकार परीक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी, पूछता है ना भाई आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, तो अधिकार पूछा जाता है, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस। ठीक है, तो ये भी सही मिलान है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 162 का संबंध है। तो 162 का संबंध है राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार से। ठीक है, अनुच्छेद 162
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक का उल्लेख संविधान के 110वें अनुच्छेद में है। ठीक है, 110वें अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख है। 112 में बजट संबंधित व्याख्या दिया गया है, 112 में बजट से संबंधित व्याख्या। 111 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति देंगे। ठीक है, विधेयक तभी पारित होगा जब इस पर स्वीकृति मिलेगी राष्ट्रपति की। और 117 ये वित्त विधेयक से संबंधित है। ठीक है, वित्त विधेयक। और यहाँ पर एक चीज़ पूछ लेता है कि हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। ठीक है, हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, लेकिन हर धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। फिलहाल 115 नंबर का धन विधेयक का उल्लेख 110 नंबर अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है निम्न में से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची नहीं। द्वितीय अनुसूची में ना सभी के वेतन और भत्तों का निपटारा किया गया है कि किसको कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, ये द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। जनगणना और जनगणना संघ सूची का विषय है, बिल्कुल जनगणना संघ सूची का विषय है। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में दिया गया। अब यहाँ पर एक ट्रिक आता है, जनगणना वाला जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। दो वर्ड है, एक है जनगणना और एक है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। तो जनगणना तो संघ सूची का विषय है कि कितनी भारत में जनसंख्या हो चुकी है, उसकी गणना गिनती संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र करवाएगी। लेकिन जनसंख्या कंट्रोल करे या बढ़ाए, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची, क्योंकि हर जगह का माहौल अलग अलग है, हर जगह लोग अलग अलग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन लेवल अलग है, तो एजुकेशन लेवल जनसंख्या पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए जनसंख्या राज्य सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना संघ सूची का, जनसंख्या राज्य सूची का, याद रखिएगा। फिलहाल 116 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, निम्नांकित में से कौन प्रकाश उदासीन पौधा है, यानी जिसको खिलने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है? तो यह है सूर्यमुखी। ठीक है, हाँ पहले मैं भी शॉक हुई थी, क्योंकि अक्सर सूर्यमुखी इसका नाम ही इसलिए है क्योंकि ये सूर्य की तरफ मुड़ जाता है। जब भी जिधर से भी सूर्य आता है ये उसी तरफ मुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसको खिलने के लिए सूरज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्यमुखी को खिलने के लिए सूर्य की आवश्यकता, मतलब प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये प्रकाश उदासीन पौधा है, ऑप्शन ए सूर्यमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास का मैदान स्थित है? तो पंपास स्थित है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। यदि उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसमें प्रेयरी है, प्रेयरी घास का मैदान। और यूरेशिया की बात करें तो इसमें स्टेपीज है, स्टेपीज। ठीक है, अफ्रीका में वेल्स घास का मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना पुल जो समुद्र पर बना है, तो यह है पंबन पुल। और पंबन पुल क्या भारत के मेनलैंड को रामेश्वरम द्वीप से कनेक्ट करता है, रामेश्वरम द्वीप से कनेक्ट करता है, और ये सबसे पुराना पुल बना हुआ है। रामेश्वर किसकी जन्मस्थली है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? दूध सागर गोवा में है। ठीक है, मीन मुट्टी केरल में है, मीन मुट्टी केरल में है। कुंचिकल कर्नाटक में है। बरकाना तमिलनाडु में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, बल्कि बरकाना भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, कर्नाटक में ही है बरकाना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बरकाना कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो मृदा से संबंधित कौन सा है? इंडोफिक मृदा से संबंधित है। ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, इंडोफिक मृदा से संबंधित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, किस नदी का मुहाना पक्षी के पंजे के आकृति में है? ये पक्षी और ये उसका पंजा, इस आकृति में किस नदी का मुहाना है? तो ये है मिसिसिपी का। और मिसिसिपी है कहाँ? USA में। ठीक है, और नील नदी कहाँ है? ये अफ्रीका की नदी है, अफ्रीका। नील नदी को इजिप्ट का वरदान भी कहा जाता है। वांगो कहाँ की नदी है? तो ये चीन की नदी है। और डेन्यूब यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है जो 4 राज्यों को कनेक्ट करते हुए चलती है, यूरोप की 4 देशों को। ठीक है, सबसे बड़ी नदी। 122 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर, निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ये तो हम सभी को पता है, मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य संपोषित वृद्धि है? तो किसका उद्देश्य है? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। आप लोग एक बार सारे पंचवर्षीय योजना को सरसरी निगाह से देख लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
125 नंबर है, भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेख यह साक्ष्य है। भागवत धर्म इसका कौन सा साक्ष्य है? तो इसका साक्ष्य है सर्वप्रथम बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, याद रखिएगा, भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेख यह साक्ष्य है, तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की वह पुस्तक जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो यह है पंचतंत्र। ये कहानियों की किताब है जिसे विष्णुगुप्त ने लिखा था गुप्त काल में। विष्णुगुप्त ने लिखा था, गुप्त काल के दौरान ये लिखी गई थी और ये कहानियों की किताब है, बच्चों की कहानियों की, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर राजा भोज ने पुस्तक लिखी थी। ये अपने समय के सबसे विद्वान राजा थे। ठीक है, राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर एवं गोलकुंडा के युद्ध के समय विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का प्रतिद्वंदी कौन था? तो विजयनगर एवं गोलकुंडा के युद्ध के समय विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का प्रतिद्वंदी कौन था? तो यह था कुली कुतुब शाह। तो ये तो गोलकुंडा, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय थे। ठीक है, और गोलकुंडा का कौन हुआ? कुली कुतुब शाह। आदिल शाह कहाँ का था? आदिल शाह था बीजापुर का। ये दोनों इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा? ये लिखा था गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं नामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बेमेल है? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता नहीं, ये भी लंदन होगा, लंदन। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने की थी। कब की थी? तो 1866 में किया था। ठीक है, नेशनल इंडिया एसोसिएशन, ये भी लंदन में है। देख लीजिए, जितना भी ईस्ट इंडिया, नेशनल इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया, नेशनल इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, सारा लंदन में किया गया है। और इंडिया एसोसिएशन ये कोलकाता में किया गया है। ठीक है, तो 130 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही अस्थायी है। तो कृत्रिम मधुरक 131 नंबर का सही आंसर हो जाएगा एस्पार्टेम, ऑप्शन सी। 132, एम के गांधी के समर्थक थे। तो एम के गांधी खुद मोहनदास करमचंद गांधी यदि महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? तो ये दार्शनिक दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। अब आप कहेंगे ये अराजकतावाद और गांधी जी समर्थक थे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा होता है क्योंकि इन्हें ये राज्य के बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं थे। ठीक है, इन्हें लगता था राज्य कहीं भी एक कम लोगों का समूह ज़्यादा लोगों के समूह पे बेसिकली रूल ही करता है, तो इसीलिए ये राज्य के समर्थक नहीं थे। तो इसीलिए इन्हें दार्शनिक अराजकतावाद का समर्थक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 133 नंबर, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते पानी में, क्योंकि? तो क्यों जलता है? क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा होती है, पता नहीं चलता लेकिन उसमें बहुत उष्मा होती है। आप सोचिए ना, जब पानी उबल रहा है, एक पतीले में जब पानी उबल रहा है और इसके भी बाद उबलने के बाद वो भाप बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ज़्यादा गर्म होगा भाप, तो भाप में गुप्त उष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर वायरस का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, यानी कि एक खराब प्रोग्राम जिसे आपके कंप्यूटर में भेजा जाता है ताकि आपके डाटा को चुराया जा सके। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रो मतलब पानी और फाइट मतलब उसमें उगने वाले पौधे, तो जलीय पौधे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, ऑप्शन ए, चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। रदरफोर्ड ने तो प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, और न्यूटन तो ग्रेविटी का सिद्धांत दिया था, ग्रेविटी का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह आवश्यक है पोटाशियम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटाशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और इसका सिंबल होता है K। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका सिंबल होता है Na। गंधक, इसको सल्फर भी कहते हैं, ठीक है, सल्फर, और इसका सिंबल है S और इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पात्र में भरी गैस के ताप में वृद्धि होने पर क्या होगा? अगर जैसे मान लेते हैं आपके सिलेंडर में ही गैस होता है ना भरा हुआ, अगर सिलेंडर को हीट किया गया तो क्या होगा? तो 138 नंबर का सही आंसर होगा, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी गैसों के जो अणु है ना, इसमें जो ऊर्जा है
इसमें वृद्धि होगी और ये एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त में जल का प्रतिशत, यानी ये जो हमारा स्टमक है, ये जो हमारा स्टमक है और यहाँ पर जो लीवर होता है और यहाँ पर जो बाइल होता है जिसमें बाइल जूस बनता है जिसको हम पित्त कहते हैं, उसमें पानी की प्रतिशत यानी जल का प्रतिशत कितना होता है? तो उसमें जल का प्रतिशत 85% होता है। ठीक है, 85%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह है वीणा, ऑप्शन डी, वीणा है सबसे पुराना वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर। अप्रैल 2021 में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अप्रैल 2021 इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप और भी नियुक्तियां। मैं फिलहाल बता देती हूँ, टीवी सोमनाथन को भारत के वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा निर्मित प्रथम संस्करण चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, इसका अभी प्रथम संस्करण ही CGGI 2021 में प्रकाशित किया गया है। तो उसमें भारत की रैंक क्या है? तो उसमें भारत की रैंक है 49th। ठीक है, 49वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मनोज दास अप्रैल 2021 में निधन हो गया इनका। किस क्षेत्र में उन्हें 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा था, दोबारा लिखने की क्या जरूरत थी। खैर, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह थे साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित थे और इसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2020 में। ठीक है, कौन, किन्हें? मनोज दास को, मनोज दास, साहित्य और शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में वन वेब ने किस देश से 36 लो अर्थ ऑर्बिटर संचार उपग्रह लॉन्च किए? तो वन वेव ने किस देश से 36 लो ऑर्बिटर संचार उपग्रह लॉन्च किए? तो यह किया गया था हमारे भारत के पड़ोसी, बहुत अच्छे पड़ोसी, रूस देश से। ठीक है, रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145वां नंबर। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे? तो पहले स्पोर्ट्स पर्सन हैं सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 146 नंबर क्वेश्चन है मई 2021 तक कौन सा देश मंगल की सतह पर अपना पहला मार्स रोवर मिशन जुरोंग उतारने की योजना बना रहा है? तो यह योजना बना रहा है चीन, याद रखिएगा, मई 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस पर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो यह वर्ष है 2050, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिस डायरेक्ट रिग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दिए गए निवेश के प्रकार क्या है? तो यह है स्टॉक मार्केट में, इससे आप निवेश कर सकते हैं। एक्सिस डायरेक्ट रिग, ये एप्लीकेशन पे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर। 24 और 30 अप्रैल मतलब 24 और 30 अप्रैल के बीच मनाए जाने वाले 2021 के विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या था? तो इसका विषय था वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोज। अब देखिए, टीकाकरण जब तक नहीं हुआ था तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे, एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं, कितनी फीट की दूरी वो सब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो अब ये जो टीकाकरण सप्ताह हुआ, मतलब समझ लीजिए ना, जो हम लोगों का टीकाकरण हुआ, वैक्सीनेशन हुआ, ठीक है, उससे क्या हुआ, हम लोग एक दूसरे के करीब आ गए। तो किस वजह से करीब आए? वैक्सीन की वजह से। तो वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोज, ये आपको याद रखना है कि इस साल जो 2021 में टीकाकरण सप्ताह था, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब टीकाकरण सप्ताह होता है, तो अप्रैल महीने में 24 से 30 अप्रैल मतलब आखिरी सप्ताह जो होता है अप्रैल का, वो विश्व टीकाकरण सप्ताह होता है और इसकी थीम थी 2021 में वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर। फाइनली इस सेट का सबसे आखिरी क्वेश्चन। किसका कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो यह कथन था रंजीत सिंह का, ऑप्शन ए रंजीत सिंह। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था ताकि आपके एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को और शेयर करें, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप कमेंट भी करेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, फिलहाल मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम के लिए गुड लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।